आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। हम अभी तक क्या जान चुके हैं चार्ज के बारे में। अभी हम ये जान चुके हैं कि हमारे आसपास जितने भी बॉडीज होती हैं उन पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, कुछ ना कुछ आवेश होता है। फिर उसके बाद देखा हमने वो आवेश दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव आवेश और धनावेशित। पॉजिटिव यानी कि धनावेशित और ऋणावेशित यानी कि नेगेटिवली चार्ज। और वो हमारे आसपास सभी जगह मौजूद है, चालक पदार्थ हो चाहे कुचालक पदार्थ हो। और अगर कुछ अनावेशित चीजें मतलब नॉर्मली कोई अवस्था में कोई जैसे बलून है तो उस पर कोई आवेश होगा नहीं, है ना। अगर हम उसको आवेशित करना चाहें तो कर सकते हैं, वो धातुओं को भी कर सकते हैं, अधातुओं को भी कर सकते हैं, दोनों को ही आवेशित किया जा सकता है ना। यदि आप बुक पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से आपको समझ में आएगा कि किसको कैसे कैसे कर सकते हैं और किस तरह से चालन किया जाता है। तो वो आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको आप देखें, बिल्कुल आपको देखना चाहिए आपकी बुक में। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये दोनों चीज आपस में बल लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है, दो आवेशित चीजें हैं यदि, और उस पर अगर कोई आवेश मौजूद है तो वो आवेश या तो सजातीय होंगे या विजातीय होंगे। सजातीय होंगे मतलब कि एक जैसे होंगे, या फिर विजातीय होंगे यानी कि अलग अलग होंगे। सजातीय होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित किसी न किसी बल से प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, या विजातीय होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आकर्षित या विकर्षित कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बल लग रहा होगा। उस बल का मान जो है वो कूलाम ने बता दिया था कि इन बल का मान हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी का सदिश रूप भी आप देख चुके थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आज जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता, है ना। थोड़ा सा एक बार बुक में देख लें अपन। ये अपन ने देखा था कि कुछ क्रियाकलाप होते हैं जिनसे हम आवेशित कर सकते हैं वस्तुओं को, घर्षण और फिर उसके बाद घर्षण के द्वारा भी कर सकते हैं कुचालकों को। उसके बाद देखा चालक और विद्युतरोधी क्या होते हैं, जिनमें विद्युतरोधी जिसमें आवेशित मतलब किसी चीज में विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती, तो कुचालक वो तो आपको डेफिनेशन पता ही है। उसके बाद देखा था प्रेरण द्वारा आवेशन, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि हम गोले को कैसे आवेशित कर पाए थे। एक गोले को धनावेशित भी करा था रॉड की सहायता से। विद्युत के कुछ नियम देखे थे। पहला था योज्यता का नियम, सॉरी। दूसरा था कहाँ है दूसरा नियम, योज्यता का नियम मतलब सभी को जोड़ सकते हैं, प्लस माइनस उसके साथ ही जोड़ना पड़ता है। आवेश संरक्षित है दूसरा था। और तीसरा था क्वांटमीकरण, जिसमें Q इक्वल्स टू एन आ गया था, जहाँ पर एन जो है वो धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है, मतलब कोई संख्या होती है, और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वैल्यू रहती है। इसका मान जो है फिक्स होता है 1.60292 इंटू 10⁻19 कूलम, कूलम में नापा जाता है ई। फिर उसके बाद देखा था हमने कूलाम का नियम, जो कि अपन ने स्केलर वाला देखा था सबसे पहले। तो स्केलर मतलब कि केवल परिमाण परिमाण दिखाता था, लेकिन हम जानते हैं कि बल तो जो है वो सदिश राशि है, तो सदिश रूप में भी उसका निरूपण कर लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं वो इसके बाद हमने इसमें वो भी देख लिया था ना, ये देख चुके थे ना। इसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत लास्ट क्लास में देखा था हमने। एक चार्ज पर अगर दो आवेश बल लगाए तो वो किस दिशा में उसका परिणामी होगा, ये चीज हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि कैसा परिणामी निकाल सकते हैं हम इसका, है ना। इसका डेरिवेशन ड्राइव करा था अपन ने। डेरिवेशन तो क्या, सिंपल से उसकी ये वाला फॉर्मूला था, किस फॉर्म में, सिग्मा के फॉर्म में। तो सिग्मा, इसी चीज को हम जो है वो सिग्मा के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको सिग्मा के रूप में लास्ट क्लास में हमने लिखना सीख लिया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, है ना। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। उसके बाद अपन इसकी विशेषताएं भी देखेंगे। तो आज जो बात करने वाले हैं वो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ना। तो लिख देता हूँ मैं टॉपिक, विद्युत क्षेत्र और इसकी तीव्रता। विद्युत क्षेत्र और इसकी तीव्रता, है ना, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या होता है। तो पहले हम शुरुआत करें, यदि यदि हमारे पास दो चार्ज हैं, यदि मान लीजिए। अच्छा, पहले तो हम थोड़ी सी विद्युत क्षेत्र के बारे में चर्चा कर लें कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र के बारे में क्या, ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो उसके बाद उसकी तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। 10th क्लास में आप बहुत अच्छे से देख चुके हो। यदि एक चुंबक के बारे में बात करें तो चुंबक जो है वो उसके दो ध्रुव होते थे, एक उसका नॉर्थ टर्मिनल होता था और उसका एक साउथ टर्मिनल होता था। और आपने इसकी बल रेखाएं बनाई थी, तो बल रेखाएं कुछ ऐसी ऐसी बन रही थी, चुंबकीय बल रेखाएं कुछ ऐसी बन रही थी। और आपको शायद डेफिनेशन भी याद होगी इसकी। यदि हम किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें, इस चुंबक के
चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो हम बोलते थे चुंबक के आसपास का वो एरिया जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। याद है, चुंबक के आसपास का वो एरिया जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसे हम इसको चुंबकीय क्षेत्र बोलते थे। उसे हम चुंबकीय क्षेत्र बोलते थे कि नहीं? बिल्कुल बोलते थे। इसका मतलब क्या था? इसका चुंबक किस क्षेत्र में अपना प्रभाव प्रदर्शित, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, यदि हम कोई धातु की चीज इसके इस क्षेत्र में लाएंगे, इस क्षेत्र में कोई धातु की चीज लाएंगे, मान लीजिए कोई मेटल बॉडी है, कोई मेटल बॉडी है, लाएंगे यदि, तो हम देखेंगे कि इसमें जो है वो ये चुंबक जो है इसको अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित दोनों ही तरह से कुछ भी कर सकती है, इनके बीच बल पाया जाएगा, इतना जरूर था कि नहीं था? ये बात तय थी कि इसमें बल तो पाया जाएगा। चाहे हो सकता है इस मेटल को जो है वो अपनी तरफ खींचे, चाहे हो सकता है इसको रिपेल करे, प्रतिकर्षित करे, दोनों ही चीज पॉसिबल है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र था, मतलब कोई चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र जिसमें हम कोई धातु की चीज रख दें और ये चुंबक जो है इस पर अगर बल लगाए, इस पर यदि बल लगाए, तो हम बोलते थे जहां तक ये वस्तु जहां तक भी, जिस एरिया तक, जिस क्षेत्र तक ये वस्तु इस पर बल को महसूस कर पाएगी, वो पूरा के पूरा एरिया क्या कहलाएगा? वो पूरा के पूरा एरिया इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा कि नहीं? इस चुंबक के आजू बाजू का पूरा वाला क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, चुंबक का प्रभाव दिखाई देता है, उसको हम बोलते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र। जाहिर सी बात है, इसको आप कंपेयर करो विद्युत क्षेत्र से। यदि कोई चार्ज है, कोई आवेश है ना, कोई आवेश क्यू है यदि, तो इसके आजू बाजू, इसके आसपास का वो पूरा एरिया जहां तक ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, इस चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां तक ये अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसे हम बोलते हैं विद्युतीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? विद्युतीय क्षेत्र। मतलब इस यदि हम इस आवेश के इसके आसपास के क्षेत्र में एक कोई और आवेश लाएं, कोई सा भी ला सकते हैं आप, चाहो तो प्लस लाओ, ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये वाला चार्ज जो है वो प्लस है, मान लीजिए प्लस चार्ज एक और ले आए, तो जाहिर सी बात है इस पर ये जो है वो प्रतिकर्षित फोर्स लगा, इसको जो है वो धकेलना चाहेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो ये इसके आसपास का वो क्षेत्र, इसके आसपास का किसी आवेश के आसपास का वो क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश रखने पर वो आवेश जो है वो कोई ना कोई बल महसूस करे, वो बल महसूस करे, है ना? अगर ये मान लीजिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, बिल्कुल करेगा, है ना? तो ये वाले चार्ज के आजू बाजू का, इसके आजू बाजू का ये पूरा क्षेत्र जहां तक ये अपना प्रभाव, आवेश अपना प्रभाव, देखिए ये पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है और मैं आज शुरुआत में ही बोल चुका हूँ आपसे, मैं परिभाषा की बात नहीं करूंगा, परिभाषा आपकी बुक में दी हुई है, आप बिल्कुल देखिए उसको, है ना? मैं जो बोल रहा हूँ वो परिभाषा बिल्कुल नहीं है, इस बात से बेफिक्र रहिए आप, मैं बिल्कुल भी परिभाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ बस, है ना? आपको इसको परिभाषा नहीं मानना है और ना ही इसका यूज करना है, मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ ताकि आप वहां पर अच्छे से समझ सकें जो आपको समझाए, है ना? बुक में बुक भी हो सकती है, वो टीचर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ आपसे, इस चार्ज के आजू बाजू का वो क्षेत्र जहां तक ये चार्ज अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, मतलब कि कोई और चार्ज अगर हम रखें उस पर जो है वो ये चार्ज बल लगा पाए, है ना? ये बल लगा पाए, तो ये इतना एरिया जहां तक ये बल लगा पाएगा किसी चार्ज पर, वो एरिया क्या कहलाएगा? वो एरिया कहलाएगा विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। सही है? विद्युतीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? चार्ज के आसपास का, विद्युत आवेश के आसपास का वो एरिया जहां तक ये किसी अन्य आवेश पर जो है वो बल लगा पाए, बल आरोपित कर पाए, वो बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, बल लगा पाए, उसको हम क्या बोलेंगे? इसका विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे, विद्युतीय क्षेत्र बोलेंगे। अच्छा, ये दो चीजें हैं यहाँ पर, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दो चीजें हैं। तो विद्युत क्षेत्र तो हो जाता है किसी चीज का गुण, आवेश का गुण ही मान लीजिए आप, आवेश का ये गुण है कि विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका गुण होता है, और उस गुण की मात्रा कितनी है वो इसकी तीव्रता से दर्शाता है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में, अगर बात करें यदि, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं विद्युत क्षेत्र को, और इसकी तीव्रता को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना? इसकी तीव्रता को क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र किसी का गुण है, और ये गुण कितनी मात्रा में मौजूद है वो बताता है इसकी तीव्रता। मान लीजिए उदाहरण के लिए, आप अगर पढ़ पा रहे हो, यदि आप स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है आप पढ़ पा रहे हो, तो पढ़ना आपका गुण हुआ। आप कितना पढ़ पा रहे हो, मात्रा कितनी है, वो मात्रा मान लीजिए उदाहरण के लिए अभी ले लीजिए, परसेंटेज में मात्रा निकाल पा रहे हो यदि आप, तो वो जो परसेंटेज की जो क्वांटिटी आएगी आपकी,
वो मात्रा आपकी कितनी मात्रा में पढ़ पा रहे हैं वो आपकी मात्रा हो जाएगी। तो गुण और मात्रा में मेरे ख्याल से फर्क समझ रहे हो आप। यदि चार्ज की बात करें तो जो विद्युत क्षेत्र है वो उसका गुण है, उसका आप कैसे बता सकते हो? जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हो कि आप जो है वो अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, केवल आपसे केवल इतना बोला गया कि आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, इससे आपने अंदाजा लगा दिया कि वो बच्चा अच्छा पढ़ता है या कितना अच्छा पढ़ता है या कितना कम पढ़ता है, या कमजोर प्रवृत्ति का है, या फिर उसको स्लो लर्नर है, उसको धीरे धीरे चाहिए आ जाती है। केवल एक स्टेटमेंट से कि कोई पढ़ाई करता है, इससे अंदाजा ये लगाया नहीं जा सकता ना कि वो अच्छा पढ़ता है या बेकार पढ़ता है। ये उसका गुण हुआ, है ना, पढ़ाई करना उसका गुण हुआ। अब वो कितनी मात्रा में अच्छा पढ़ रहा है बेकार, उसके लिए हमको उसका परसेंटेज देखना पड़ेगा कि वो अच्छा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, है ना। वही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो विद्युत आवेश का गुण है, वो उसके आसपास का वो क्षेत्र है ना। उसके बाद इंटेंसिटी की बात करें या फिर तीव्रता की बात करें तो वो उसकी मात्रा बताता है कि वो कितना तेज है, उसकी मात्रा कितनी ज्यादा है या कम है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो उसका मात्रा बताता है, उसकी गुण कौन बताता है और क्षेत्र बताता है। दोनों में फर्क समझ गए हो गया। अब एक बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, इसको हम प्लस क्यू आवेश बोल दे रहे हैं। यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और यदि मान लीजिए यहाँ पर एक और बिंदु है, यहाँ पर कोई एक और अन्य बिंदु है, और ये कोई पोजीशन मतलब कोई बिंदु है ना, और इस पर जो है कोई आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए कि 2 कूलाम आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु पर 2 कूलाम आवेश रखा हुआ है, 2 कूलाम आवेश रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये वाला जो क्यू चार्ज होगा इसके क्षेत्र में अगर ये होगा तो इस पर कुछ बल लगाएगा, ये बिल्कुल जाहिर सी बात। मान लीजिए +2 चार्ज है, यहाँ पर जो आवेश है वो +2 कूलाम है, यहाँ पर कोई आवेश रखा हुआ, ये प्लस क्यू चार्ज था, इसके क्षेत्र में कोई किसी बिंदु पर व्हाइट वाला दिखाया था, किसी बिंदु पर कौन सा आवेश रखा हुआ है, +2 आवेश रखा हुआ है, +2 कूलाम का आवेश रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये इस पर बल लगाएगा, इस चार्ज के द्वारा इस पर बल लगाया जाएगा। उल्टा भी होगा, पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके द्वारा लगाया हुआ बल, क्योंकि हमको किसी को तो लेना पड़ेगा रेफरेंस, तो रेफरेंस इसको ले रहा है, इसके द्वारा इस पर कुछ बल लगाया जाएगा। वो डायरेक्शन क्या होगी बल की, इस डायरेक्शन में बल लगाया जाएगा कि नहीं। मान लीजिए F1 बल लगाया जा रहा है, वो मुझे मालूम है आप F21 बोलोगे उसको, लेकिन यहाँ पर मैंने चार्ज 1 2 नहीं लिए हुए। मान लीजिए F1 बल लगाया जा रहा है। F1 जो फोर्स लगाया जा रहा है वेक्टर क्वांटिटी होगी, जाहिर सी बात है। वो अगर हम बात करें यदि उसकी F1 बल की बात करें तो अभी हम इसकी दिशा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, दिशा के बारे में थोड़ी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे तो दिशा के बारे में आपको सब चीज पता है। अगर मैं F1 की बात करूं बल कूलॉम्स लॉ के थ्रू, तो वो बल कितना होगा, वो होगा 1/4πε0। ये तो हो गई। साथ में चार्जेस का मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ पर चार्ज क्या है +q और 2c, ये दोनों चार्ज हैं। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करूंगा मैं वो +q इंटू 2c करूंगा, 2 कूलॉम का मल्टीप्लाई करूंगा, और मान लेता हूँ इनके बीच की जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो है r, है ना। इधर से लेकर इधर तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली कि वो है कितनी r। मुझे दूसरे कलर से लेना चाहिए था क्या, हाँ। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो मैंने मान ली कि कितनी है, वो है r। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा उसमें जो बेस में रहेगा दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, यानी कि ये इसके कूलॉम्स के लॉ के द्वारा, अभी फिर बात कर रहा हूँ, सदिश की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सदिश इसको कभी भी लगा सकते हो, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है, हम केवल स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो इसके द्वारा मैं बल निकाल सकता हूँ बिल्कुल। 2 कॉलम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू और 2q का। एक और कंडीशन लेते हैं अपन इसी चीज की, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है वो +q आवेश रखा हुआ है ना, और यहीं पर जो है एक और बिंदु रखा हुआ, एक और बिंदु है, और उस पर जो है वो प्लस का 3 कूलॉम आवेश रखा हुआ है। मान लीजिए 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, आप 4 ले लो, 4 कूलॉम आवेश रखा हुआ है यदि रखा हुआ है, और इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, वही है r की r ही है, अभी भी उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो r है। ये इस पर फिर से बल कोई ना कोई आरोपित करेगा, लेकिन इस बार बल का मान जो है वो चेंज होने वाला है, बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि कूलॉम की मात्रा बढ़ गई। तो मैंने मान लिया कि F2 बल लग रहा है। यहाँ पर भी मैं कूलॉम लॉ के द्वारा इस F2 को लिख सकता हूँ कि ये बल कितना होगा। F2 लिखा मैंने, कितना होगा 1/4πε0। तो ये तो कॉमन ही चलना है, ये तो कुछ होने नहीं है इसमें चेंज, 1/4πε0 इसको कॉमन लिख दिया मैंने। यहाँ पर क्या चेंज होगा, ये क्यू तो पहले भी +q था, अभी भी +q है, लेकिन कूलॉम की वैल्यू अब कितनी हो गई, वो हो गई 4 कूलॉम, वो हो गई 4 कूलॉम। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय अभी भी डिस्टेंस कितनी है r² ही है, तो r² ही है ना। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको दिखेगी, यहाँ पर मैं दूसरे कलर का यूज कर लेता हूँ।
यहाँ पर यदि मैं बात करूं, अगर F1 की बात करूं मैं, F1 में आप इतना पोर्शन देखो, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इतने एरिया को देखो और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने काय का 2c का, ये 2c को मैंने थोड़ा सा अलग लिख दिया बस, है ना, यहाँ पर मैंने 2c का मल्टीप्लाई कर दिया। सेम चीज यहाँ पर मैं F2 के केस में भी लिखूं यदि, तो F2 बराबर से हो जाएगा, F2 बराबर से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वैसे के वैसे ही है। यदि यदि मैंने इसका जो चार्ज था वो कितना था, 4 कूलम था, उसको एप्सिलॉन नॉट को आप बराबर गोल बनाए, ज्यादा बड़ा ना बनाए लेकिन बनाए जरूर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने किससे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4c से। अब एक चीज देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर जो आपको ये वाली चीज दिख रही है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन देखो F1 में भी सेम है, F1 में देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों ही की पोजीशन, दोनों की जो क्वांटिटी है, अगर वो बोले दोनों ही सेम दिख रहा है, मतलब फोर्स कुछ कितना भी हो, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर यहाँ पर चार्जेस कितने भी रखे हुए हैं, तो यहाँ पर ये वाली टर्म जो है वो कॉमन आ रही है हर एक के साथ, हर एक के साथ जो है ये वाली चीज बिल्कुल सेम टू सेम कॉमन ही चल रही है, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना फर्क, बिल्कुल फर्क नहीं है ना। इसके कारण से क्या, इसके कारण से ये कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि एक कोई चीज है, यहाँ पर आपको डेरिवेशन ड्राइव करने का मकसद पता चलेगा। मैं हमेशा, पता नहीं आपसे बोला कि नहीं बोला, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ डेरिवेशन जब भी करवाऊं, डेरिवेशन वैसे आपको मैंने करवाया तो नहीं है, हाँ तो हो सकता है पहली बार बोल रहा हूँ, फिजिक्स में आप जब भी डेरिवेशन करते हैं तो इस डेरिवेशन में जो हर एक टर्म होती है उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, कुछ ना कुछ मीन निकलता है हर एक स्टेप बाय स्टेप। जब आपको कोई बड़ा डेरिवेशन करेंगे तब उसको आपको समझाएंगे भी कि हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, यहाँ पर भी इसका मतलब निकल रहा है। यहाँ पर जो मतलब निकल रहा है आप देखिए, ये वाला फैक्टर जो है वो दोनों ही टर्म में कॉमन है, ये वाला जो फैक्टर है वो दोनों ही टर्म में कॉमन है। इसका मतलब क्या है, कोई एक चीज है यहाँ पर, कुछ कुछ तो एक ऐसी चीज है जो कि चेंज नहीं हो रही है, जो कि परिवर्तित नहीं हो रही है ना। तो वो जो एक चीज परिवर्तित नहीं हो रही है ना, उसी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि ये चार्ज देखो ये सेम है, बिल्कुल ये बिल्कुल सेम है, ये दोनों चेंज नहीं हुआ है, इसकी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, चेंज हुआ है तो क्या, इसके सामने इसकी फील्ड में जो चार्ज रखा हुआ है वो चेंज हुआ है ना। मतलब चेंज क्या नहीं हुआ, इसकी फील्ड चेंज नहीं हुई है। और यहाँ पर हमको न्यूमेरिकल जो दिखा रहा है, जो हमको फॉर्मूला दिखा रहा है, वो हमको दिखा रहा है कि इतना पोर्शन चेंज नहीं हुआ है भैया, है ना। ये वाला जो पोर्शन है जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये चेंज नहीं हुआ है, ये जरूर चेंज हुआ है। ये क्या है, और ये तो वो चार्ज है जो उसकी फील्ड में रखा हुआ है। इसलिए हम जो ये वाला पोर्शन रहता है इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसका फॉर्मूला जो हो जाता है वो ये हो जाता है, ई बराबर से हो जाता है, इसको अगर स्केलर फॉर्म में जाहिर सी बात है तो मॉड लगाना पड़ेगा, इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहता है काय का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला हो जाता है। कुछ क्या करा अपन ने, कुछ भी नहीं करा, दो चीज के लिए निकाली और उसमें दो आवेशों के लिए अपन ने फॉर्मूला निकाला और उसमें देखा कौन सा टर्म कॉमन है, तो अपन ने देखा ये वाला टर्म कॉमन है। इसके कारण से हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि ये वाली जो फील्ड है, ये वाली जो फील्ड है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, इस वाले को आप ध्यान से देखोगे, अगर F1 और F2 को ध्यान से देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑब्वियसली मौजूद है। इसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं ई मॉड से, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो एक और डेफिनेशन निकल के आती है किसकी, फोर्स की, इन दोनों के बीच फोर्स की। वो डेफिनेशन ऐसी रहती है, जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जाहिर सी बात है मॉड में लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो चार्ज, जो चार्ज यहाँ पर परीक्षण आवेश के तौर पर रखा गया है, यहाँ पर जो है वो 2 कूलम रखा गया है और यहाँ पर 4 कूलम रखा गया है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप Q के अलावा कुछ भी लिख सकते हो, QC लिख सकते हो, Q परीक्षण को टेस्टिंग चार्ज QT लिख सकते हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन मेन मकसद यही है। यदि हम फोर्स की बात करें, वेक्टर क्वांटिटी जाहिर सी बात है, अगर फोर्स की बात करें तो यहाँ पर जो ये फोर्स होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और चार्ज के
कौन से चार्ज के, जिस पर हमको फोर्स फाइंड करना है। इस पर फोर्स फाइंड कर रहे थे ना, उस चार्ज के मल्टीप्लीकेशन में होगा। इसको ध्यान से देखो आप, यहाँ पर जो हमको जो फॉर्मूले दिख रहे हैं वो बिल्कुल आपको यहाँ पर वही दिखा रहे हैं। जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो चार्ज पे ज्ञात करना है हमको उसका मल्टीप्लीकेशन है। तो इस चीज से हमें दो फॉर्मूले निकल कर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता चलता है और साथ साथ हमें फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रूप में पता चल जाता है। अभी तक हमने जो फोर्स ज्ञात किया है वो कूलॉम्स लॉ के थ्रू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इनटू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जो भी चार्ज हो उनका मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय उनके दोनों के बीच का स्क्वायर रिवर्स अनुक्रम मतलब व्युत्क्रमानुपाती में होता है, वो अपन ने देखा था। अब हमारे पास फोर्स के लिए एक और फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता, आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ सकता है कि ये फोर्स की डायरेक्शन, या फिर छोड़ो, अभी मैं बोल रहा हूँ आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? बिल्कुल है, ऊपर सदिश रखा हुआ और ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे यहाँ पर दिशा कहाँ है? दिशा तो है ही नहीं, इसकी दिशा क्या कैसे होगी? तो दिशा का हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि परिमाण से काम पूरा हो जाता है। उसके बाद भी अगर आपको दिशा फाइंड करना है तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन होगी जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, और इस फोर्स की डायरेक्शन निकालना आपको बखूबी आता है। कूलॉम्स लॉ के सदिश निरूपण में आपने जो है एक पोजीशन वेक्टर लेके इसका जो है वो r12 के रूप में इसका जो भी चार्जेस होता है उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर कैप लगा के आप इसकी डायरेक्शन बखूबी निकालना बहुत अच्छे से जानते हो। तो डायरेक्शन तो कोई मुद्दा होने नहीं चाहिए, डायरेक्शन आप कभी भी ज्ञात कर सकते हो इसकी। लेकिन अभी के लिए जो जरूरी है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और एफ वेक्टर, अगर हम इसके डायरेक्शन में फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, तो आप यहाँ पर ये गलतफहमी में नहीं रह सकते कि ये जो फोर्स होता है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके इक्विवेलेंट होता है। ये आप बिल्कुल नहीं बोल सकते कि दोनों बराबर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स कभी भी बराबर नहीं होता है। यहाँ पर जो फोर्स होता है वो कभी भी बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बराबर? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर Q का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना। लेकिन एक केस में हो सकता है, एक केस में कब ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं? एक केस में हो सकता है, कब हो सकता है कोई बता सकता है? Q की वैल्यू में क्या पुट करूं कि F वेक्टर और E वेक्टर दोनों बराबर हो जाए? मैं आपका माइक खोल रहा हूं, आप आंसर दे सकते हो। कोई बता सकता है Q के किस मान के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा? Q का क्या मान रखूं मैं यहाँ पर? 1 भैया। बिल्कुल सही। अगर मैं Q का मान 1 रखता हूँ, चार्ज का मान 1 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये F वेक्टर और E वेक्टर बराबर हो जाएगा। मतलब उस पर लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही बराबर हो जाने वाला है। बिल्कुल सही आंसर है ना। मतलब क्या, जब यदि यहाँ पर आवेश यहाँ पर 1 कूलम होगा, यहाँ पर यदि परीक्षण आवेश हमने 1 कूलम रखा, उस केस में, केवल और केवल उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उस पर लगने वाले बल यानी कि F के बराबर हो जाएगी। मतलब फोर्स भी बराबर लग रहा होगा और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बराबर होगी। कब? जब Q का मान 1 होगा तब ही, नहीं तो उसके पहले कभी बराबर नहीं होने वाली। तो ये अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता के विषय में जाना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और उसकी तीव्रता क्या होती है ना। तीव्रता जो है उसकी मात्रा होती है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की मात्रा होती है, जो कि इस फॉर्मूले के द्वारा आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है ना। और उसके बाद हमने क्या कर लिया, इसको दोनों को बराबर में ले लिया, मतलब इनको दोनों को इक्वेट कर लिया कि फोर्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या अंतर है, जो बल लग रहा है उस पर, है ना, जो बल का मान है उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में क्या डिफरेंस। अच्छा, इसका मात्रक भी निकाल सकते हो आप। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक निकालना है, यदि आपको ई का मात्रक निकालना है कि ऐसा ही मात्रक क्या होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, क्यू का जो है वो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो अपन को इसका फॉर्मूले से निकलते हैं सारे मात्रक, ऐसा ही मात्रक। बिल्कुल, आपको ये बात तो अभी तक क्लियर है, फॉर्मूले से सारे मात्रक निकल कर आते हैं। तो यदि हम बात करें, ये एफ वेक्टर अगर यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो ई आ जाएगा, ई की वैल्यू चाहिए, क्यू यहाँ पर आ जाएगा यदि, तो ई का मान क्या हो जाएगा? ई का मान हो जाएगा एफ वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू। ये हो जाएगा, कुछ नहीं करा, इस क्यू को हम तिर्यक गुणा करके यहाँ पर ले गए, है ना। पक्षांतर नहीं बोलेंगे इसको, पक्षांतर में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे, बटे में चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू हो जाएगा। ठीक, अगर हमें इसका मात्रक चाहिए तो हम इसका मात्रक निकालना है, ई वेक्टर का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक अगर हमको निकालना है, तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और चार्ज का मात्रक क्या होता है? कूलॉम, एन अपॉन सी, या फिर
न्यूटन पर कूलाम भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको जो है वो NC-1 भी बोल सकते हो, न्यूटन कूलाम -1, NC-1 भी आसानी से बोल सकते हो आप। तो इसका मात्रा क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलाम। काय का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रा क्या हो जाता है, न्यूटन पर कूलाम। अभी पूरी बातें नहीं हुई हैं, अभी तो ये बेसिक बातें हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में और चर्चा होगी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल कर आएंगे इसी से जुड़ा हुआ। पढ़ते क्यों है, पढ़ते इसलिए आपको ये दिमाग में आ सकता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत क्या पड़ेगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जरूरत तब पड़ती है जब अपन गॉस लॉ पढ़ते हैं, है ना। गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, जब हम गॉस का नियम पढ़ेंगे तो गॉस के लॉ में जो है वो इसकी बिल्कुल जरूरत पड़ती है और जरूरी हो जाता है ना। आधा सेशन आपका यहीं तक था।